Hello students, a warm welcome to Obsession. Today we will discuss about current affair of February वीक 3। आज हम लोग बात करने वाले हैं February वीक 3 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा और उसके साथ साथ जो जो इम्पॉर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जा रही है उसे भी बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है, समझना है। ठीक है, चलिएगा। न्यूज़पेपर पढ़ने का वे क्या है वो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ फर्स्ट क्लास में। और आज का हमारा फेब्रवरी वीक 3 का फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या आता है, देखिएगा ध्यान से। द 7th एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का 7th एडिशन कौन से देश में हुआ? द नेम ऑफ दैट कंट्री इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर हुआ? पर्थ में। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7th एडिशन हुआ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का। तो याद रखना है, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस recently held at which of the following place? The name of the following place is Perth, Australia. ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पर्थ नाम की जगह है वहां पर हुआ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अब साथ साथ और बात करें, इसका थीम क्या था? जो अभी इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हुई है इसका थीम क्या था? टुवार्ड अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। टुवार्ड अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। टुवार्ड अ सस्टेनेबल एंड स्टेबल इंडियन ओशियन इसका थीम रखा गया था। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जो न्यूज़ वन लाइन की फॉर्म में पढ़ने वाले हैं उसको उसी फॉर्म में पढ़ेंगे। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुई, जिसका 7th एडिशन था, जिसका थीम टुवार्ड अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं, जो भी वन लाइनर की फॉर्म में है। ये आता है हमारा यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, जिनका नाम धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान ने अभी अटेंड किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अपार, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड इन न्यू दिल्ली। सभी को पता है कि अभी हमारे देश में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हर एक स्टूडेंट का एक आईडी कार्ड होगा, हर एक स्टूडेंट का एक अलग से एबीसी आईडी नंबर होगा। पता ही होगा सभी को, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अगर कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी डिग्री लेता है, कहीं से भी डिप्लोमा करता है, तो यहाँ पर एबीसी में ऐड होता चला जाएगा। वही एबीसी क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ताकि जो हर एक स्टूडेंट है उसका प्रॉपरली तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके। प्रॉपरली तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके, उसको एक 12 नंबर का डिजिट इंडिया में सारे के सारे स्टूडेंट को अलॉट किया जाएगा और उस नंबर के बिहाफ पर वो अपनी सारी की सारी डीएमसी, सारे के सारे डिप्लोमास इस रजिस्ट्री के थ्रू ऑनलाइन स्टोर कर सकेंगे, ताकि कोई भी ऐसी डुप्लीकेसी ना आए। सर्टिफिकेट्स में, डीएमसी में डुप्लीकेसी को रोका जा सके। तो उसके लिए अभी हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अपार हुई, जिसको किसने अटेंड किया? धर्मेंद्र प्रधान जी ने। ये कहां पर हुई है? नई दिल्ली में। तो आपको फुल फॉर्म किस चीज की याद रखनी है? एक तो फुल फॉर्म याद रखनी है अपार की। अपार क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जो हमारे सारे के सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। ठीक है, और हर एक स्टूडेंट को 12 डिजिट की एक आईडी दी जाएगी, 12 डिजिट का एक नंबर दिया जाएगा। ठीक है, जिसके बिहाफ पर वो अपने सारे डॉक्यूमेंट, सारे के सारे सर्टिफिकेट, डीएमसीज, डिप्लोमास एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर वो जो दिया जाएगा वो कौन सी आईडी होगी? एबीसी आईडी। अब जैसे ही आप लोग एंटर करोगे अपने कॉलेजेस में, तो स्कूल में भी बहुत सारी जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही हैं, तो कई स्कूल में भी ये एबीसी आईडी आपकी बन चुकी होगी। नहीं है तो कॉलेज में एंटर करते सारी आपके सबसे पहले एबीसी आईडी बनाएंगे। एबीसी मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है एबीसी की, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। कितने डिजिट का कोड होता है? ये होता है 12 डिजिट का। साथ साथ अपार की फुल फॉर्म याद रखनी है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, क्लियर है? इसके ऊपर अभी एक सबमिट हुआ था
जिसमें कहा गया था कि हर एक स्टूडेंट का एक आईडी कार्ड होगा, चाहे वो किसी मर्जी कॉलेज में, किसी मर्जी स्कूल में, इंडिया में कहीं पर भी पढ़े, वो जो इसका आईडी कार्ड है वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये भी आप लोगों को पता चल गया। अपार, इतना पॉइंट क्लियर हो चुका है। अगले न्यूज़ की ओर चलते हैं। अगला न्यूज़ आता है हमारा सुफलाम। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लान्स के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, जो यूनियन मिनिस्टर है फूड प्रोसेसिंग के, जिनका नाम पशुपति कुमार पारस है, पशुपति कुमार पारस ने सुफलाम नाम की अभी योजना को शुरू किया। सुफलाम की बात करें तो सुफलाम की फुल फॉर्म क्या है? स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटोर्स स्टार्टअप कॉन्क्लेव। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटोर्स का जो कॉन्क्लेव हुआ सुफलाम योजना के तहत, वो भी कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में। तो पहले तो सुफलाम की फुल फॉर्म, फिर सुफलाम किस चीज से रिलेट करता है? नाम से ही पता चल रहा है, फूड प्रोसेसिंग वाले स्टार्टअप से, फूड प्रोसेसिंग वाले स्टार्टअप से रिलेट करता है सुफलाम। सुफलाम की फुल फॉर्म है स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटोर्स। यहां पर दोबारा याद करो, स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर एंड मेंटोर, स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर एंड मेंटोर। आपसे क्वेश्चन आ जाए, सुफलाम प्लान रिसेंटली स्टार्टेड बाय our food processing minister Pashupati Kumar Paras, that Sufilam plan is associated with which? Your answer is startups। ठीक है, स्टार्टअप से रिलेट करता है, ये पता चल गया। और स्टार्टअप के बारे में क्या पता तुम्हें? सर स्टार्टअप के बारे में पता है कि हमारे जो अच्छे लेवल के स्टार्टअप्स होते हैं, जो 1 बिलियन को क्रॉस कर जाते हैं, अच्छे तो सारे ही होते हैं, $1 बिलियन को क्रॉस कर जाती है, जिसकी वैल्यूएशन, वो यूनिकॉर्न होते हैं। जिनकी वैल्यूएशन 10 बिलियन को क्रॉस कर जाती है वो डेकाकॉन होते हैं, और जिनकी वैल्यूएशन 100 बिलियन को क्रॉस कर जाती है वो हेक्टोकॉन स्टार्टअप होते हैं। ठीक है, यूनिकॉर्न, डेकाकॉन, हेक्टोकॉन, यूनिकॉर्न, डेकाकॉन, हेक्टोकॉन, 1 बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन डॉलर्स को वैल्यूएशन अगर क्रॉस कर जाए तो वो यूनिकॉर्न, डेकाकॉन, हेक्टोकॉन की कैटेगरी में आ जाते हैं। क्या? स्टार्टअप्स। ठीक है, पता चल गया स्टार्टअप्स के बारे में। ओके, स्टार्टअप पता चल गया, उसके साथ साथ स्टार्टअप के लिए सुफलाम योजना वो भी आपको क्लियर हो गई। और अपने माइंड में ही सोचकर बताओ, 2 से 3 बार बता चुका हूँ, स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में एक नया डे डिक्लेयर किया था, स्टार्टअप डे। तो अपने माइंड में ही सोचो ये कब मनाया जाता है। ठीक है, हम चलते हैं अगले न्यूज़ की ओर। अगला न्यूज़ हमारा क्या आता है? देखो, अब तुम्हें ऑथराइज कैपिटल पता है? सभी को पता होगा, मोस्ट ऑफ द कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो गए। ऑथराइज्ड, इश्यू ऑफ शेयर में पढ़ा होगा, ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, सुन रखे हैं ना सारे? ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल होती क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ अ कंपनी दैट इज डिफाइंड अंडर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन होती है, जिससे ऊपर जाकर कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है, दैट इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ अ कंपनी, इज कॉल्ड एज ऑथराइज्ड कैपिटल। पता है ना सभी को, यही होती है ऑथराइज्ड कैपिटल। बस अभी ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने FCI का नाम सुना होगा ना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ऑथराइज कैपिटल को 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 21,000 करोड़ रुपया कर दिया है। 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 21,000 करोड़ रुपया कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज कैपिटल। किसकी ऑथराइज कैपिटल? पता चल गया, ये है FCI की। FCI की ऑथराइज कैपिटल 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 21,000 करोड़ रुपीस कर दी गई है। क्लियर है? वैसे इतना आसान नहीं होता ऑथराइज कैपिटल में चेंज करना, सभी को पता है। पहले कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन लाना पड़ता है, कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलानी पड़ती है, वहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन आएगा, रजिस्ट्रार के पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चलेगी, तब जाकर ये हमारा ऑथराइज कैपिटल में चेंज हो सकता है। तो इन्होंने सब प्रोसेस कर ली ना। तो FCI की जो ऑथराइज कैपिटल पहले 10,000 करोड़ थी, उसको बढ़ाकर 21,000 करोड़ कर दिया गया है। जिसका मेन फ़ायदा क्या होने वाला है? मॉडर्नाइज होंगे उनकी स्टोरेज फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाएगा, एडवांस टेक्नोलॉजी। जब पैसा बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर अच्छी हो जाएंगी। किसमें? FCI में। FCI क्या है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर है?
बस इतना सा याद रखना था। 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 21,000 करोड़ कर दिया एफसीआई की कैपिटल। कौन सी कैपिटल? ऑथराइज कैपिटल। बस चलें आगे, अगले न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला न्यूज़ आता है गवर्नमेंट ऑफ आसाम। आसाम की बात चल रही है, सभी को पता है आसाम। आसाम के अंदर ना एक लेमन, नींबू, जिसका नाम है काजी नींबू। काजी नींबू, काजी नींबू मतलब काजी लेमन, जिसको सिट्रस लेमन भी कहा जाता है। इसको डिक्लेयर कर दिया एज अ स्टेट फ्रूट। ये आसाम के अंदर 15.90 हेक्टेयर पर उगाया जाता है और अप्रॉक्सीमेटली 1.51 मीट्रिक टन इसका प्रोडक्शन होता है। ये फ्रूट जो है इंडिया के साथ साथ बाकी देशों में भी अलग अलग जगह पर जाता है। इस नींबू को 2016 में जीआई टैग भी मिला था। क्या मिला था? जीआई टैग। जीआई टैग समझते हैं? चलो सुनो, जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। हमारे इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ये जगह जगह की फेमस चीज़ों को छांटता है, जगह जगह की फेमस चीज़ों को छांटता है और उन्हें दे देता है एक स्टेटस, एक स्टेटस दे देता है। उस स्टेटस को बोला जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। वहां की पहचान बना देता है। अब वो प्रोडक्ट जब वहां की पहचान बन जाएगा तो नेचुरली बात है, सिंपल सी बात क्या है कि अगर वहां की पहचान बन गया वो चीज़, तो फ़ायदा क्या होगा सर? ऑल ओवर इंडिया में उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। इंडिया के साथ साथ बाहर वाले देश के लोग भी उस प्रोडक्ट को मंगवाना शुरू करेंगे। जैसे आप लोगों ने आगरे का पेठा सुना होगा, मथुरा के पेड़े सुने होंगे, सुन रखे हैं ना? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, वो एग्जाम्पल था, लेकिन वैसी वैसी अगर मैं बात कर रहा था तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस जगह की पहचान है, उन्हें जीआई टैग मिलता है। सर ये मिलता कैसे है? तो ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है ये देती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पर रह रहे हैं, वो उस एरिया में कोई चीज़ बहुत फेमस है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बाकी कहीं नहीं मिलती है, तो आप अप्लाई करेंगे उसके लिए जीआई टैग। यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जैसे ही अप्लाई किया तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये चेक करेगा आपके एरिया में आकर क्या वाकई में वैसी चीज़ पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी नहीं है। चेक करने के बाद आपके उस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाएगा। और अगर जीआई टैग मिल गया तो उसको प्रोटेक्शन मिल गई, उसको नाम मिल गया, उसको फेम मिल गया। प्रोटेक्शन मिलने का मतलब ये है कि कोई भी उसकी कॉपी कर कर बेच नहीं सकता। फिर कोई भी कॉपी करेगा तो उसके खिलाफ सीधा केस हो जाएगा। तो पता चल गया ये जो आसाम का ये जो नींबू है, काजी नींबू, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो ऐसा नींबू ऑल ओवर इंडिया में और कहीं नहीं मिलता है। देखो वैसे तो शेप भी इसकी यूनिक सी है, काजी नींबू। काजी नींबू को अभी हाल ही में आसाम ने स्टेट फ्रूट भी डिक्लेयर किया है। क्या डिक्लेयर किया है? स्टेट फ्रूट। किसको? काजी नींबू को। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, काजी नींबू को स्टेट फ्रूट भी अभी हाल ही में डिक्लेयर किया गया है। कौन से स्टेट ने? आसाम ने। तो ये काजी नींबू कहाँ पर पाया जाता है? आसाम में मिलता है। ठीक है, बात किसकी चल रही है? सर आसाम की बात चल रही है। आसाम के बारे में पुरानी चीज़ें रिवाइज कर लें। बिल्कुल सर, एक तो आसाम में गुणोत्सव योजना को शुरू किया था क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। गुणोत्सव प्रोग्राम की शुरुआत की थी क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। आसाम की बात चल रही है तो आसाम में बायू नाम की ऐप शुरू करी थी जो इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस थी। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस के लिए बायू नाम की ऐप आसाम की गवर्नमेंट ने शुरू की थी। उसके साथ साथ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी बनाया जा रहा है। कहाँ पर? आसाम में, जो नॉर्थ ईस्ट का पहला योगा एंड नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है। जो नॉर्थ ईस्ट का पहला योगा एंड नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी कहाँ पर बन रहा है? आसाम में बनाया जा रहा है।
तो आसाम के बारे में 1 2 3 4, दोबारा देखो, आसाम के काजी नींबू को अभी हाल ही में स्टेट फ्रूट डिक्लेयर किया गया है, ओके। आसाम में क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गुणोत्सव 2024 प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। आसाम में बायू ऐप इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस की शुरुआत की गई है। आसाम में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी की नींव अभी हाल ही में रखी गई है। आसाम के डिब्रूगढ़ में जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला योगा एंड नेचुरोपैथी हॉस्पिटल होगा। 100 बेड की फैसिलिटी इसके अंदर है। तो ये सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी कहाँ पर बनाया जा रहा है? आसाम। क्लियर है? हाँ भाई, एक एक पॉइंट आप लोगों को बहुत ही आराम से शांति से बता रहा हूँ, ठीक है। स्पीड कोई भी ज़्यादा नहीं है, ना ही स्लो है। कईयों को ज़्यादा, कईयों को स्लो नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर मेरी स्पीड स्लो हो जाती है, जहाँ पर लेस इम्पॉर्टेंट है मेरी स्पीड अपने आप ही ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। ओके, चलिएगा नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ क्या आता है? उड़ीसा, ठीक है। पहला स्किल इंडिया सेंटर इंडिया का कहाँ पर बन रहा है? अब इंडिया का पहला है तो इम्पोर्टेंट तो हो ही जाएगा। अब आप कहोगे सर इंडिया में स्किल इंडिया सेंटर और थे ही नहीं। अरे नहीं, स्किल इंडिया जो प्रोग्राम है जिसमें लोगों को स्किल सिखाने की बात चल रही है, इसका अलग से सेंटर नहीं था। यहाँ पर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाते थे और वहाँ पर कहा जाता था आप काम सिखाओ जगह जगह पे। अब ना स्किल इंडिया सेंटर खोले जा रहे हैं। यहाँ पर ना मॉनिटरिंग की जाएगी कि स्किल इंडिया का जो प्रोग्राम है वो कितने प्लेसेस पर कितनी जगह ढंग से इम्प्लीमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, वो सारा का सारा चेक किया जाएगा। लोगों को काम मिलेगा, लोगों के लिए नई नई चीज़ों को सिखाया यहीं पर ही जाएगा। तो याद रखो, हमारे देश के जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्ट्री और स्किल डेवलपमेंट भी इनके पास है, धर्मेंद्र प्रधान के पास, इन्होंने नींव रखी इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर। इंडियाज फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर, इंडियाज फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर कहाँ पर बनाया गया? इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ पर बनाया गया? ओडिशा के संबलपुर में। याद रखिएगा, ओडिशा के संबलपुर में बनाया जा रहा है। और इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर, इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ पर? ओडिशा के संबलपुर में बनाया जा रहा है, जिसकी नींव स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने रखी है। ठीक है, बात किसकी चल रही है? ओडिशा। सर ओडिशा को रिवाइज करवा दो। ये लो जी, ओडिशा के बारे में। ओडिशा में फेस्टिवल मनाया जाता है, बहुत ही फेमस फेस्टिवल, जिसका नाम है राजा प्रभा फेस्टिवल या राजा फेस्टिवल। ठीक है, ओडिशा की बात चल रही है। ओडिशा की एक लैंग्वेज है जिसका नाम है कुई लैंग्वेज। कुई लैंग्वेज को संविधान के 8th शेड्यूल में शामिल कर रहे हैं। कुई लैंग्वेज को संविधान के 8th शेड्यूल में शामिल कर रहे हैं। अभी तक 22 लैंग्वेजेस हैं, तो जब भी ये इंक्लूड हो जाएगी तो 23 लैंग्वेजेस आ जाएंगे। ओडिशा की कालिया स्कीम बहुत ही फेमस है। कालिया कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, जिसमें किसानों को 10-10 हज़ार रुपये सालाना दिए जाएंगे। 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान वाले, 4,000 एक्स्ट्रा देकर 10-10 हज़ार रुपये किसानों को दिए जा रहे हैं। कालिया योजना के अंदर, कालिया ओडिशा की है, कालिया की फुल फॉर्म कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। उसके साथ साथ अभी ओडिशा की सरकार ने लाभ योजना, LABHL लाभा योजना को शुरू किया है। लाभा की फुल फॉर्म लघु बामा जातीय दराब्या कराया, ये ओडिया लैंग्वेज है जिस कारण से उसमें लाभा की फुल फॉर्म ये है। इसमें किसानों को जो है ना, छोटी छोटी प्रोड्यूस का भी, फसलों का भी MSP दिया जा रहा है। MSP तो पता है, जितना बड़ा चक्कर पड़ा था MSP, सभी को पता होगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक ऐसा प्राइस जो मिनिमम प्राइस होता है जो किसानों को मिलता है। इसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करने के बाद किसानों को मिनिमम रेट जो है वो मिलता है ना। कि अगर कोई बाहर का लोग उस रेट पर कोई खरीदने को तैयार नहीं है किसान की फसल, तो किसान कहेगा कि इस रेट पर हम तो गवर्नमेंट को बेच देंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसान की फसल जिस रेट पर खरीदने को तैयार हो जाती है, दैट प्राइस इज कॉल्ड एज MSP। तो किसानों के MSP के लिए योजना आई लाभा योजना। ये भी किसकी है? ओडिशा की।
और ओडिशा ने अभी हाल ही में स्वयं योजना भी शुरुआत की है। तो याद रखो स्वयं, ये स्वयं वो नहीं है स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग एंड यंग एस्पायरिंग माइंड्स, वो नहीं, वो स्वयं जिसमें ऑनलाइन कोर्सेज होते थे, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। ये ओडिशा की स्वयं अलग है, जिसमें क्या है 1-1 लाख रुपया यूथ को मिलेगा। यूथ को मिलेगा, किस लिए मिलेगा, देखो यहां पर इंटरेस्ट फ्री लोन इनको मिलेगा, 1-1 लाख रुपए का लोन उनको मिलेगा। किस पर्पस के लिए ये लोन मिलेगा, अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऐसे पर्सन जो 18 से लेकर 35 साल तक के लोग हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, 1-1 लाख रुपए का लोन इंटरेस्ट फ्री, बिना किसी इंटरेस्ट के उनको 1-1 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड किया जाएगा अंडर द स्वयं योजना। कंफ्यूज मत होना, ये स्वयं वो नहीं है स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स वाला जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जिसमें ऑनलाइन कोर्सेज होते थे गवर्नमेंट के, जो स्वयं प्लस लॉन्च हुआ था अभी अभी, है ना, ये अलग है। वो सेंटर का है, ये स्टेट का है। स्टेट कौन सी, ओडिशा। ओडिशा का स्वयं किससे रिलेट करता है, 1 लाख रुपए के लोन से, नए बिजनेस से, जो नया बिजनेस जो स्टार्ट करना चाहता है उन्हें इंटरेस्ट फ्री 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा ओडिशा हो गया। दोबारा चलते हैं, ओडिशा थोड़ा सा ज़्यादा है। चलो भाई देखो, ओडिशा में पहला क्या था, ओडिशा के अंदर फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर लगा है। फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर जिसकी नींव एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने ओडिशा के संबलपुर में रखी। राजा प्रभा फेस्टिवल ओडिशा में मनाया जाता है। ओडिशा की कोई लैंग्वेज 8th शेड्यूल में शामिल हो रही है। ओडिशा के अंदर कालिया योजना बहुत ही फेमस है। ओडिशा में लाभा योजना एमएसपी के लिए शुरू की गई है। ओडिशा के अंदर स्वयं योजना लोगों को 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करने के लिए ये योजना शुरू की गई है, अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। क्लियर है? हाँ भाई, उम्मीद है ये ओडिशा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बार बार रिवाइज भी कराता चलूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने कॉटन कैंडी को बैन कर दिया। बस कॉटन कैंडी फुल्ली बैन हो गई है। उन्होंने कहा कि कॉटन कैंडी के अंदर रोडेमाइन बी नाम का एक ऐसा डाई है, टॉक्सिक पदार्थ है, टॉक्सिक प्रोडक्ट है, जिस कारण से बहुत बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। फूड कलर तो होता ही होता है, और उसके साथ साथ ये रोडेमाइन बी नाम का एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है, जिस कारण से एफएसएसएआई ने जो है उसको चेक किया और इसको प्रोहिबिट कर दिया। पूरे तमिलनाडु में कॉटन कैंडी कहीं पर नहीं मिलेगी आपको। तो क्वेश्चन आ जाए, इंडिया का पहला स्टेट जिन्होंने कॉटन कैंडी को बैन किया है, आपका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। कॉटन कैंडी को बैन करने वाला इंडिया का पहला स्टेट तमिलनाडु है। और क्या था तमिलनाडु के बारे में? तमिलनाडु के अंदर इंडिया का पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर बन रहा है। ड्रोन को टेस्ट करने वाला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर, ड्रोन तो पता है ना, ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर इंडिया का पहला बन रहा है। कहां पर? तमिलनाडु में। उसके साथ साथ तमिलनाडु के अंदर इसरो एस्टेब्लिश कर रहा है अपना सेकंड स्पेस पोर्ट। कहां पर? वो कहां पर एस्टेब्लिश कर रहा है? कुलाशेखरपट्टनम के अंदर एस्टेब्लिश कर रहा है सेकंड स्पेस पोर्ट। इसरो अपना एस्टेब्लिश कर रहा है तमिलनाडु के कुलाशेखरपट्टनम में। ठीक है, तमिलनाडु में 1 2 3 न्यूज। कॉटन कैंडी बैन कर दी तमिलनाडु ने। कॉटन कैंडी बैन करने के साथ साथ पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर तमिलनाडु। सेकंड स्पेस पोर्ट इसरो का सेकंड स्पेस पोर्ट कहां पर बनाया जा रहा है? तमिलनाडु के कुलाशेखरपट्टनम के अंदर बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु के कुलाशेखरपट्टनम के अंदर बनाया जा रहा है क्या? इसरो का सेकंड स्पेस पोर्ट। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट न्यूज क्या आता है देखना है ध्यान से। नेक्स्ट न्यूज आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का जो फाउंडेशन डे है वो कब होता है? 20th ऑफ फरवरी। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों अपना स्टेटहुड डे मनाते हैं, फाउंडेशन डे मनाते हैं। याद रखिएगा कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम।
कब मनाते हैं? 20th ऑफ फरवरी, 20 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि 1987 में इनको स्टेट का दर्जा मिला था। 23rd स्टेट के रूप में आया था मिजोरम, और 24th स्टेट के रूप में आया था अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखो, मिजोरम अरुणाचल, मिजोरम अरुणाचल, अरुण राम जो है वो 20 फरवरी को अपना क्या मनाते हैं? बर्थडे मनाते हैं। अरुण और राम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, अरुण राम, अरुण राम, अरुण और राम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 20 फरवरी को अपना बर्थडे मनाते हैं, स्टेटहुड डे मनाते हैं एज अ 23rd और 24th स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। और नेक्स्ट न्यूज़ आता है हमारा चंडीगढ़ के बारे में। चंडीगढ़ के अंदर इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल हुआ। कौन सा? 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल। 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है? 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल अभी चंडीगढ़ के अंदर हुआ है। याद रखिएगा, कौन से प्लेस पर हुआ? चंडीगढ़ में हुआ। कौन सा फेस्टिवल? इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल। इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल। बहुत सारे देशों के अलग अलग पपेट शो दिखाने वाले लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जो पंजाब के गवर्नर हैं उन्होंने यहाँ पर इनोग्रेशन किया है, जिनका नाम क्या है? बनवारी लाल पुरोहित। अलग अलग देशों के जैसे रशिया, फ्रांस, ब्राज़ील, यूएसए, श्रीलंका के बहुत सारे आर्टिशियन ने अपनी अपनी कला यहाँ पर दिखाई है। और ये पपेट फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है? चंडीगढ़ में। इंटरनेशनल लेवल का है तभी मैंने यहाँ पर डाल दिया है, स्टेट लेवल का होता तो इम्पोर्टेंट ना होता। इंटरनेशनल 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल चंडीगढ़। 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल चंडीगढ़ में हुआ। चंडीगढ़ के बारे में और क्या पता है? सर एक तो ये पता है चंडीगढ़ में इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर बन रहा है। इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में बन रहा है। एक ये पता है जो हमारा CBFC है, सेंसर बोर्ड, सेंसर बोर्ड अपना रीजनल फैसिलिटेशन सेंटर बना रहा है। CBFC जो सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड अपना रीजनल फैसिलिटेशन ऑफिस कहाँ पर एस्टेब्लिश कर रहा है? चंडीगढ़ में एस्टेब्लिश कर रहा है। ये हमें बातें चंडीगढ़ के बारे में पता है। दोबारा सुनते हैं। चंडीगढ़ के अंदर इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल हुआ, 11th एडिशन। इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में बन रहा है। और सेंसर बोर्ड जिसका दूसरा नाम CBFC है, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, ये अपना रीजनल ऑफिस, रीजनल फैसिलिटेशन सेंटर, रीजनल फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ पर बना रहा है? ये बना रहा है चंडीगढ़ में। क्लियर? चलिएगा, न्यूज़ क्लियर हो गई चंडीगढ़ के बारे में। आगे चलते हैं, उत्तराखंड आ गया, फिर अब उत्तराखंड को भी पढ़ेंगे। इंडिया विल लॉन्च फर्स्ट, इंडिया का पहला हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। इंडिया की पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, इंडिया की पहली हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस, हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस कहाँ पर शुरू हुई? उत्तराखंड के अंदर शुरू हुई है, जो एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर इसे शुरू किया गया है। 150 किलोमीटर को कवर करने वाली है। अंडर द प्रोजेक्ट संजीवनी के थ्रू इसे शुरू किया गया है। दोबारा सुनो, पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, मतलब हेलीकॉप्टर को एम्बुलेंस बना दिया ना। हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस कहां पर शुरू हुई है? इंडिया की पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस उत्तराखंड में शुरू हुई है। ठीक है, अंडर द प्रोजेक्ट संजीवनी के थ्रू इसे शुरू किया गया है। क्लियर? बात किसकी? उत्तराखंड के अंदर पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड की कौन बनी थी? राधा रतूरी, कल ही पढ़ाया था। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला स्टेट बना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला फर्स्ट स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सा बना है? उत्तराखंड बना है। पता है ना? तो याद रखो उत्तराखंड के बारे में 3 बातें। फर्स्ट, हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस उत्तराखंड, राधा रतूरी फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी, यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टार्ट करने वाला फर्स्ट स्टेट उत्तराखंड बना है। ठीक है, हाँ भाई, उत्तराखंड ने अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में तो पास कर लिया है, सेंट्रल लेवल पर नहीं हुआ है।
याद रखना है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन ला रहा है? उत्तराखंड ला रहा है। ठीक है, और कोई भी स्टेट है जहाँ पर यूसीसी हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड? बिल्कुल गोवा है। गोवा में बिफोर इंडिपेंडेंस से ही चलता चला आ रहा है, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली बार कौन लेकर आ रहा है? उत्तराखंड। और कल ही समझाया था आपको यूसीसी है क्या, हर एक के लिए सेम कानून होगा, एसटी को छोड़कर। आगे बात करते हैं, हरियाणा आ गया। हरियाणा में वन मित्रा स्कीम शुरू करी हरियाणा के पुराने सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर जी ने। ठीक है, अभी तो नायब सिंह सैनी है, सभी को पता। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब जो हुआ करते थे, उन्होंने वन मित्रा स्कीम को शुरू किया था। इसमें यह कहा कि 1,80,000 से नीचे जितनी जिनकी भी इनकम है वो वन मित्रा बन सकते हैं। वन मित्रा बन सकते हैं, उनको 1,000 पौधे लगाने पड़ेंगे। 18 से 60 साल तक की उम्र के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा पौधे लगाने के लिए पैसा देगी इन वन मित्रा को। पौधे लगाओ, पौधों का ख्याल रखो, पौधों का ख्याल भी रखना है। तो वन मित्रा नाम से स्कीम शुरू की गई, जिसमें अलग अलग जगह से अलग अलग लोग इसमें अप्लाई करेंगे जिनकी उम्र 18 से 60 साल है, और वो कहेंगे कि हम वन मित्रा बनना चाहते हैं। तो वन मित्रा बनकर वो, लेकिन कंडीशन है उनकी जो सैलरी है, उनकी जो फैमिली इनकम है वो 1 लाख से नीचे होनी चाहिए। 1,80,000 से 1,80,000 से नीचे होनी चाहिए, तो उनको वन मित्रा बनने का मौका मिलेगा। वन मित्रा बनने के बाद 1,000 पौधे वो उगाएंगे, उनका ख्याल रखेंगे, जिसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट उन्हें पैसा भी देगी। सिंपल है ना। कौन सी योजना है? वन मित्रा। वन मित्रा किसकी है? हरियाणा की। हरियाणा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का हेडक्वार्टर है। हरियाणा में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हेडक्वार्टर है। हरियाणा में 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल फरीदाबाद में हुआ था। सवेरा प्रोग्राम ब्रेस्ट कैंसर के लिए, सवेरा प्रोग्राम ब्रेस्ट कैंसर को रोकने के लिए हमारे हरियाणा ने शुरू किया था। सूरज कुंड मेला, सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला हरियाणा के फरीदाबाद में लगाया जा रहा है। इस बार 37th एडिशन था। दोबारा सुनो, हरियाणा पहला, वन मित्रा स्कीम हरियाणा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का हेडक्वार्टर हरियाणा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा, इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हरियाणा में हुआ था। सवेरा प्रोग्राम ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए हरियाणा। सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला का 37th एडिशन हरियाणा के फरीदाबाद में लगाया गया, जिसका थीम कंट्री तंजानिया, थीम स्टेट गुजरात। ठीक है, बहुत सारे स्टेट आज हम लोग पढ़ रहे हैं, देख ही रहे होंगे आप, जिसमें से लेके बहुत सारे पुराने भी न्यूज़ हैं। ये सूरज कुंड वाला आपको पहले पढ़ा रखा है, बिल्कुल पढ़ा रखा है। सवेरा आपको पढ़ा रखा है, इंटरनेशनल इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल पढ़ा रखा है, बिल्कुल पढ़ा रखा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर IS से दोनों का हेडक्वार्टर बता रखा है। सिर्फ नया न्यूज़ क्या था? वन मित्रा स्कीम हरियाणा की है। चलो आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की, और नेक्स्ट न्यूज़ आता है हमारा ये, नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च की एक सरफेस टू सी मिसाइल, जिसका नाम क्या है? पादासुरी। पादासुरी 6, पादासुरी 6 क्वेश्चन आ सकता है, कौन से देश ने लॉन्च करी है? नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च करी है। जो USA की, जो नॉर्थ कोरिया ने अभी हाल ही में USA साउथ कोरिया की जो कैपेबिलिटी है उससे भी ज़्यादा दिखाने के लिए ये नई एक सरफेस टू सी मिसाइल लॉन्च करी है। सरफेस टू सी मिसाइल लॉन्च करी है, जिसका नाम पादासुरी है। तो क्वेश्चन आ जाए, बस यही आ सकता है, पादासुरी 6 मिसाइल रिसेंटली लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? योर आंसर इज नॉर्थ कोरिया, किम जोंग, है ना। किम जोंग के हाल तो आप सभी को पता है, अभी थोड़े दिन पहले हंसने पर रोक लगा दी थी। कोई भी अगर हंसता हुआ मिला तो सीधा जेल में। सड़कों पर हंसता हुआ, पब्लिक प्लेस पर हंसता हुआ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसके परिवार में किसी की पुण्यतिथि थी, पता ही होगा। अगर किसी ने कहा कि अगर नॉर्थ कोरिया में किम जोंग ने कह दिया मेरी जैसी कटिंग करानी है, तो पूरा का पूरा देश उसके जैसी कटिंग कराएगा, पता ही होगा आप लोगों को किम जोंग के हाल। तो नॉर्थ कोरिया की बात चल रही है, तो नॉर्थ कोरिया ने अभी हाल ही में पादासुरी 6 नाम की सरफेस टू सी मिसाइल को लॉन्च किया है। ठीक है, उसके साथ साथ स्पेस की बात चल रही है, तो नासा और जाक्सा, अरे ये तो याद होगा सर, नासा हमें पता है, नासा USA की स्पेस एजेंसी है। हमें जाक्सा भी पता है, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है।
उसके साथ साथ हमें इंडिया की भी पता है, इसरो है, पता है ना। उसके साथ साथ हमें रशिया की भी पता है, रशिया की रॉसकॉस्मॉस है, पता है सभी को, रशिया की। उसके साथ साथ हमें चाइना की भी पता है, चाइना की कौन सी है, CNSA है, पता है ना ये सारे। इंडिया की इसरो, जापान की जाक्सा, USA की नासा, रशिया की रॉसकॉस्मॉस, चाइना की CNSA, ठीक है। नासा और जाक्सा दोनों ने मिलकर, मतलब USA और जापान की दोनों ने मिलकर लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला पहला वुडन सैटेलाइट, वर्ल्ड का पहला पहला वुडन सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम क्या होगा, लिगोन सेट। लिगोन सेट याद रखिएगा, लिग्नो सेट, लिग्नो है, लिगोन नहीं है, लिग्नो, लिग्नो सेट, लिग्नो सेट नाम का जो सैटेलाइट है, जो वर्ल्ड का पहला पहला वुडन सैटेलाइट होगा, ये USA और जापान मतलब नासा और जाक्सा दोनों मिलकर इसे लॉन्च कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इस साल के मिड तक लॉन्च हो जाएगा, मई जून तक, देखते हैं। तो याद रखिएगा, लिग्नोसेट नाम का वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट, वुडन सैटेलाइट कौन सा देश लॉन्च कर रहा है। वुड भी स्पेशल मंगोलियन वुड है, मंगोलिया से ये स्पेशल लकड़ी आई है, ठीक है। चलिएगा, तो ये मंगोलियन वुड है स्पेसिफिकली, जिससे ये बनाया गया है। कौन सा सैटेलाइट है, जिस सैटेलाइट का नाम है लिग्नोसेट, जो जापान की जाक्सा और USA की नासा दोनों मिलकर वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं। क्लियर। स्पेस के बारे में दो बातें पता चल गई, एक तो पता चल गई डिफेंस वाली पादासुरी 6 नॉर्थ कोरिया की है, एक पता चला वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट लिग्नोसेट नासा और जाक्सा दोनों मिलकर लॉन्च कर रहे हैं। तीसरा आता है इंडिया की इसरो के बारे में। इसरो ने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, याद होगा आप लोगों को, युविका प्रोग्राम, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, जिसका दूसरा नाम युवा विज्ञान कार्यक्रम भी है। इसमें क्या है, बच्चों को स्पेस एजुकेशन पढ़ाई जा रही है, बच्चों को स्पेस एजुकेशन पढ़ाई जा रही है। स्पेस एजुकेशन में बच्चों का इंटरेस्ट पैदा हो तो स्कूल लेवल पर बच्चों को स्पेस एजुकेशन देने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग करवाई जाती हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, है ना। अलग अलग इसरो के साइंटिस्टों के साथ उनका इंटरेक्शन करवाया जाता है, ताकि आने वाले टाइम में जो बच्चे हैं वो स्पेस एजुकेशन की ओर ज़्यादा प्रभावित हों, ज़्यादा जा सके स्पेस एजुकेशन में, जिस कारण से युविका प्रोग्राम की शुरुआत इसरो ने शुरू की है। क्या नाम है, इसरो। कौन सा प्रोग्राम है, युविका। युविका की फुल फॉर्म यंग विज्ञानी कार्यक्रम, ये वायु यंग, VI विज्ञानी, KA कार्यक्रम। कौन सा प्रोग्राम, युविका। युविका प्रोग्राम किसका है, इसरो का। तो याद रखिएगा, युविका प्रोग्राम किसका है, इसरो का। इसरो ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है। क्लियर है। चलिएगा, उसके साथ साथ आप लोगों को ये न्यूज़ पता चल गई, इसरो का भी, जापान का भी, और उसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया का भी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़, ISA, पता है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सर ये वही इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, जिसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है। अरे पता है ना, हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, बिल्कुल पता होगा आपको। ये पूरे इंडिया में एक ही ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में पड़ता है। अभी तक कोई ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में हो, लेकिन एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया और फ्रांस के कोलैबोरेशन से बना था, वो है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है, जिसके अंदर 119th मेंबर कंट्री बना माल्टा। माल्टा एक देश है, कहीं कोई और माल्टा समझ लो, ठीक है, कहीं कोई और वाला माल्टा नहीं समझना है, माल्टा एक कंट्री का नाम है। माल्टा 119th मेंबर कंट्री बना है, 119वां मेंबर कंट्री बना है, किसका, पता चल गया, ISA का। ISA का हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ है, ये दिख रहा है गुरुग्राम में। ISA के डायरेक्टर जनरल अजय माथुर हैं। ISA का टारगेट क्या है, 1000 गीगावाट सोलर कैपेसिटी लाना 2030 तक। 2030 तक सोलर एनर्जी को 1000 गीगावाट तक प्रमोट करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, किसका, ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो याद रखिएगा, माल्टा 119th कंट्री है,
माल्टा 119th कंट्री है किसका मेंबर बनने वाली, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बनने वाली 119th कंट्री माल्टा है। क्लियर है, चलिएगा ये भी पता चल गया। आगे बात करते हैं, ये आप लोगों को माल्टा के बारे में बता दूं, माल्टा की जो कैपिटल है वो है वेलेटा। माल्टा की कैपिटल क्या है, वेलेटा, याद रखिएगा माल्टा की कैपिटल क्या है, वेलेटा। नॉर्थ अफ्रीकन सी पर पड़ता है ये कंट्री माल्टा, जिसकी कैपिटल क्या है, वेलेटा, याद रखिएगा वेलेटा। करेंसी यूरो है, करेंसी यूरो है, कैपिटल क्या है, वेलेटा। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। तो ये इंपॉर्टेंट था, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकम द मेंबर ऑफ ISA, 119th मेंबर कंट्री बनी माल्टा, माल्टा की कैपिटल वेलेटा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई, एज पर द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की रिपोर्ट आई जो ये कहती है कर्नाटक हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पब्लिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पब्लिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं। इंपॉर्टेंट बन सकता है कि अभी हाल ही में BEE की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर ऑफ पब्लिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, हाईएस्ट नंबर ऑफ पब्लिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कौन से स्टेट में है, योर आंसर इज कर्नाटका। कर्नाटका ही बोला था ना मैंने, बिल्कुल। कर्नाटका के अंदर सबसे ज़्यादा जो है पब्लिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं। पब्लिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैक्सिमम कौन से स्टेट में है, वो है, पता चल गया आप लोगों को, ये है कर्नाटक। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड स्कीम पता है आपको, ये भी बता दूं। पहले तो BEE देख लो, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसने इस रिपोर्ट को दिया है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर पड़ता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है ये BEE। और ना ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए एक योजना हमारे देश की गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई थी। ठीक है, याद रखना है। अब उस योजना का नाम क्या है, होमवर्क देकर जाता हूँ। चलो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को चलो बताई देता हूँ, फेम पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी है, फेम। फेम मतलब फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। दोबारा सुनो, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। क्वेश्चन आ जाए, फेम पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद व्हिच, योर आंसर इज EV, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। फेम पॉलिसी किससे रिलेट करती है, EV से, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेट करती है। ठीक है, दोबारा सुन लो फुल फॉर्म, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। ठीक है, हाँ भाई, यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा होगा, उम्मीद है यही। आसानी से आप लोगों को आराम आराम से चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, जिसमें मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत परेशानी किसी को फेस करनी पड़ रही होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ आता है, नरेंद्र मोदी जी ने योजना शुरू करी, PM सूर्य घर योजना। PM सूर्य घर योजना मुफ्त बिजली योजना है, मुफ्त बिजली योजना है, जिसमें ये कहा गया प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं इसकी। वो कह रहे हैं द स्कीम विल ऑफर अप टू द 300 यूनिट, 300 यूनिट तक अगर किसी का बिल आता है तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। इस योजना का नाम क्या है, PM ने कौन सी योजना शुरू करी है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। बस याद रखो सूर्य घर योजना। क्वेश्चन आ जाए, सूर्य घर योजना किससे रिलेट करती है, आपका आंसर फ्री इलेक्ट्रिफिकेशन से, फ्री इलेक्ट्रिसिटी से। कितने यूनिट तक, 300 यूनिट तक, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उन्हें मिला करेगी। PM सूर्य घर योजना, PM सूर्य घर योजना मोदी जी ने शुरू करी है। चलो अच्छी बात है। उसके साथ साथ बाफ्टा अवार्ड्स, बाफ्टा मतलब ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट अवार्ड जो है, अभी हाल ही में बाफ्टा अवार्ड हुए लंदन के अंदर साउथ बैंक सेंटर में, रॉयल फेस्टिवल हॉल में इसका आयोजन किया गया। किसका आयोजन, समझ गए ना, ऑर्गेनाइज वहाँ पर हुए। तो ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड। बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म कौन सी बनी, ऑपेनहीमर। उसके साथ साथ लीडिंग एक्ट्रेस कौन बनी, लीडिंग एक्टर कौन बने, लीडिंग एक्ट्रेस एमा पुअर थिंग्स के लिए, लीडिंग एक्टर किलियन,
तो याद रखिएगा लीडिंग एक्टर किलेन, ठीक है, और लीडिंग एक्ट्रेस एमा स्टोन। याद रखिएगा ये मूवी का नाम है, ये एक्ट्रेस का, ये एक्टर का। कौन से अवार्ड में? बाफ्टा अवार्ड में। तो बहुत सारी कैटेगरी दी मैंने, इंपॉर्टेंट कैटेगरी इसके अंदर डाली है बाफ्टा अवार्ड्स के अंदर। क्लियर है? चलो उसके साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ क्या आता है हमारा? नेक्स्ट न्यूज़ आता है आरईसी के बारे में। आरईसी मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। आरईसी नाम की एक महारत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है? महारत्न। पहले ये बता दो ये क्या होता है महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। सुनो, हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी कंपनी है जिनको पीएसयू बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। भारत सरकार का 51% से ज़्यादा हिस्सा उनके अंदर है, तो मतलब गवर्नमेंट की कंपनीज हैं। इन गवर्नमेंट की कंपनीज को ना कह सकते हैं एक रेटिंग सी मिलती है। जो सबसे बेस्ट लेवल पर काम कर रही होती हैं ऐसी कंपनी को बोलते हैं महारत्न कंपनी, जो सबसे बढ़िया लेवल पर काम कर रही होती है। और उससे नीचे वाली नवरत्न, और उससे नीचे वाली मिनी रत्न कंपनी। ठीक है, इनके कुछ क्राइटेरिया है कौन सी कंपनी महारत्न बनेगी, कौन सी नवरत्न बनेगी, कौन सी मिनी रत्न बनेगी। ठीक है, महारत्न का बता देता हूं। अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 3 सालों का एवरेज 5,000 करोड़ से ऊपर है, टर्नओवर पिछले 3 साल की एवरेज 25,000 करोड़ से ऊपर है, और नेटवर्थ 15,000 करोड़ से ऊपर है, स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है और पहले नवरत्न भी है, तो वो महारत्न बन सकती है। सर ये समझ में नहीं आया, पहले नवरत्न है। अरे मतलब अगर किसी को महारत्न बनना है तो नवरत्न होना पड़ेगा, नवरत्न बनना है तो मिनी रत्न होना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, ये नहीं कि सीधे सीधे ऊपर टप जाएगी। नहीं, मिनी रत्न को सबसे नवरत्न का दर्जा मिल सकता है, नवरत्न को महारत्न का मिल सकता है। ठीक हो गई बात? तो ये पता चल गया कि अगर ये पांचों कंडीशन कोई गवर्नमेंट की कंपनी, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट की कंपनी अगर ये कोई पांचों कंडीशन पूरी कर लेती है तो वो महारत्न कंपनी बन जाती है। कैसी कंपनी? महारत्न कंपनी बन जाती है। जैसे इंडिया के अंदर महारत्न कंपनियों की बात करूं, पहले ये 10 हुआ करती थी, 10 के बाद फिर ये 11वीं बनी, जिसका नाम क्या था? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पीएफसी। फिर ये 12वीं बनी आरईसी, जिसका न्यूज़ है, आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। फिर ये 13th बनी ऑयल इंडिया। फिर उसके बाद 14th बनी कौन सी? तो याद रखिएगा यहाँ पर 14, 15, हाँ 14th, 15th और 16th याद रख लो। 15th और बनी जिसका नाम क्या था? रिट्स। और 16th बनी कौन सा? इरकॉन और रिट्स। तो याद रखिएगा 16, 16, ठीक है। 14th इसके अंदर मैं डालनी भूल गया हूँ, ये 14th नवरत्न है, ठीक है, तो अभी इसको छोड़ दो। तो अगर बात कर लेते हैं हमारा टोटल मिलाकर 16 महारत्न कंपनीज हैं इंडिया में। टोटल 16 महारत्न कंपनीज हैं। याद रखिएगा इंडिया में कितनी महारत्न कंपनी है? 16 महारत्न कंपनीज हैं। ऐसे ही बढ़ती चली जा रही है। पता चल गया महारत्न कौन सी होती है? मेनली महारत्न से ही क्वेश्चन आता है। और लेटेस्ट में कौन सी बनी है आप लोगों को ये भी याद रखने हैं। लेटेस्ट में जो 15वीं 16वीं बनी है ना, ये वाली, ये नाम याद रखना है, इरकॉन और रिट्स और इरकॉन। ये जो है अभी से 15th और 16th 15वीं और 16वीं महारत्न कंपनी बनी है, तो ये भी नाम आपको याद रखने हैं। टोटल मिलाकर 16 महारत्न कंपनी है। अब 16 में से न्यूज़ क्या था? न्यूज़ ये था कि हमारे जो आरईसी नाम की महारत्न कंपनी है, इसको जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है, इसको मिला इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड। आईआईटी मद्रास वालों ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबमिट करवाई थी। आईआईटी मद्रास वालों ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सबमिट करवाई थी, उस सबमिट में इनोवेशन टेक्नोलॉजी अवार्ड एक महारत्न कंपनी को मिला है। टोटल 16 महारत्न कंपनी है। और कौन सी महारत्न कंपनी को इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अवार्ड मिला है? तो उस महारत्न कंपनी का नाम है आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है महारत्न वाला, ठीक है, जिसके बारे में इतना डीप में नहीं जाएंगे। आप लोगों के एग्जाम के लिए सिर्फ महारत्न इंपॉर्टेंट है, नवरत्न और मिनी रत्न को छोड़ दो, ठीक है। चलो अगले न्यूज़ पर चलते हैं, और हमारा अगला न्यूज़ क्या आता है?
देखिए भाई, ध्यान से देखना है। अगले न्यूज़ पर चल रहे हैं और हमारा अगला न्यूज़ आता है एक बहुत ही माने ताने अवार्ड से, जिस अवार्ड का नाम क्या है देखिएगा, ज्ञानपीठ अवार्ड। 58th ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला है? जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी को संस्कृत के लिए मिला है और गुलजार जी को उर्दू के लिए मिला है। दो लोगों को इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, जैसे इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड पढ़ाया था ना, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पढ़ाया था, वो था भारत रत्न। वैसे ही इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड कौन सा है? इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड कौन सा है? ज्ञानपीठ अवार्ड। याद रखो, इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड। ये किसको मिला है? जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी को संस्कृत के लिए। देख नहीं सकते फिर भी इनकी संस्कृत बहुत अच्छी है, बहुत सारी इन्होंने बुक्स में लिखी हुई हैं। संस्कृत के लिए जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी को और गुलजार जी को उर्दू के लिए मिला है कौन सा अवार्ड? ये पता चला आप लोगों को, ये अवार्ड मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में बता दूं, ज्ञानपीठ अवार्ड 1961 में एस्टेब्लिश हुआ था, 65 में पहली बार दिया गया था, 11 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। संविधान की जो 22 भाषाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में इस 22 भाषाओं के साथ साथ 2013 में नई भाषा ऐड हुई थी इंग्लिश, तो ये दिया जाता है 23 भाषाओं में अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड 23 भाषाओं में दिया जाता है, 22 कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस और एक, अब आप कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, 22 कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल्ड लैंग्वेज, 23 नहीं है? अरे 23 कहाँ से है? मैंने क्या कहा? कोई लैंग्वेज को इंक्लूड कर रहे हैं। क्या ये कहा कोई लैंग्वेज इंक्लूड हो चुकी है? हुई नहीं है ना, कर रहे हैं, अभी वो प्रपोजल है, ठीक है? तो याद रखो, और वो सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा ने पास किया है, सेंट्रल लेवल पर अभी पेंडिंग है। तो याद रखना है 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, एक इंग्लिश, 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है, जो अभी हाल ही में रामभद्राचार्य जी और गुलजार जी को दिया गया है, ठीक है? इंपॉर्टेंट अवार्ड है, बहुत ही माना ताना। उसके साथ साथ दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। दादा साहिब फाल्के फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा सभी को पता है, इनके नाम से दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड का आयोजन किया गया मुंबई के महाराष्ट्र में, जिसमें बेस्ट फिल्म जवान, ठीक है, बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स 12th फेल, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान, बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स जो मिला है करीना कपूर को, बेस्ट एक्ट्रेस ये मिला है बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, बेस्ट डायरेक्टर क्रिटिक बने हैं वो बने हैं एटली जवान के लिए, बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी बने हैं एनिमल के लिए, बेस्ट एक्टर क्रिटिक विकी कौशल बने हैं सैम बहादुर के लिए, और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध बने हैं जो जवान के लिए हैं। तो ये कुछ कैटेगरी हैं, बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, क्रिटिक वाले और डायरेक्टर। कम से कम ये नाम याद रखने पड़ेंगे। कौन से अवार्ड है? दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। क्लियर है? कौन से अवार्ड है? दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स। चले फिर, लेकिन इनके नाम जो हैं वो आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ने पड़ेंगे। फिल्म कौन सी गई? जवान। बेस्ट फिल्म क्रिटिक में 12th फेल, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान, बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक में करीना कपूर, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, बेस्ट डायरेक्टर एटली बने हैं, ठीक है, क्रिटिक में एटली बने हैं, बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी बने हैं एनिमल के लिए। तो ये कुछ नाम आप लोगों को कम से कम याद रखने पड़ेंगे। आगे चलते हैं अगले न्यूज़ की, और अगला न्यूज़ हमारा क्या आता है? अभी हाल ही में इंडोनेशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे प्राबोवो सुबियांतो ये बनेंगे इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट। इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट कौन बन रहे हैं? प्राबोवो, बस इंडोनेशिया प्राबोवो, इंडोनेशिया प्राबोवो,
इंडोनेशिया प्राबोवो, इंडोनेशिया प्राबोवो 2-3 बार याद कर लो। जोको विडोडो को रिप्लेस करते हुए, पहले इंडोनेशिया के जोको विडोडो हुआ करते थे, जोको विडोडो को रिप्लेस करते हुए प्राबोवो, जोको विडोडो को रिप्लेस करते हुए प्राबोवो बनेंगे डिफेंस जो हमारे अगले प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, और ये मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है कोंगो के प्रेसिडेंट फिलिक्स, कोंगो के फिलिक्स, कोंगो के फिलिक्स, फिनलैंड के अलेक्जेंडर, फिनलैंड के अलेक्जेंडर, ये पढ़ा रखा है अलेक्जेंडर। उसके साथ ही आप लोगों को 3 याद रखने हैं प्रेसिडेंट के नाम, इंडोनेशिया के प्राबोवो, इंडोनेशिया के प्राबोवो, कोंगो के फिलिक्स, ये 2 तो नए हो गए, और एक पुराना पढ़ा रखा है फिनलैंड के अलेक्जेंडर, फिनलैंड के अलेक्जेंडर, ये नए प्रेसिडेंट बन रहे हैं। ये तीनों देशों के, 2 नए 1 पुराना। अब जैसे ही अगले महीने या इसी महीने कोई और बनेगा तो आप लोगों को फिर से रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना। आगे बात करते हैं आज के अपने लास्ट न्यूज की, और आज का हमारा लास्ट न्यूज आता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। 28 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, जिसका थीम मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटीग्रेशनल लर्निंग। ओके, इंटरजेनरेशनल है, इंटरजेनरेशनल लर्निंग, अ पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटरजेनरेशनल लर्निंग, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटरजेनरेशनल लर्निंग। ये किसका थीम है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। कौन सी डे है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। क्लियर? ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे फरवरी के वीक 3 के। फरवरी का वीक 4 बहुत ही छोटा सा है, जो बहुत ही कम न्यूज़ उसके अंदर हैं, जो मैं आप लोगों को बहुत ही जल्दी से पढ़ा दूंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, आराम आराम से चीज़ों को पढ़ना है, समझना है, पीडीएफ से रिवाइज कर लेना है, और सारे काम आसानी से होते चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे नए न्यूज़, नए क्वेश्चन, नए सेशन के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल।